गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 12वां जो अध्याय है उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसमें हम जो है वो अब इसका प्रश्न नंबर 7 हमने आधा कर लिया था। अब यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे अपने साथ अपनी किताब जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन छोटा हो जाता है, आपको नजर नहीं आ पाएगा, इसलिए बुक अपने साथ आपने रखनी है। तो सवाल आपके लिए कुछ इस तरह का है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इसकी आकृति जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसकी आकृति में 3 शेड दिखाई गई है, 1, 2 और 3। पतंग का ऊपरी भाग जो है वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, और निचला भाग जो है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो मतलब यहाँ पर एक पतंग बनाई जा रही है। ठीक है, पहले हम पतंग बना लेते हैं। पतंग किससे बनी है? तो एक वर्ग के कारण, एक वर्ग को इन्होंने पतंग की शेप दी है। ठीक है, और ये नीचे से इसका जो वो होता है हिस्सा, वो इसका नीचे वाला हिस्सा ये है। ये कह रहे हैं यहाँ पर अगर ऐसे कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है पतंग में हमने देखा है आप सभी ने कि ऐसे 2 डंडे होते हैं, एक इस तरफ को और एक नीचे को, इसी के सहारे तो हमारी पतंग उड़ पाती है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ग से बनी हुई पतंग है, और इसकी जो है वो 3 शेड है। पहली शेड है ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। शेड का मतलब कि रंग किया गया है इसको, सॉरी, अलग अलग रंग इसको किए गए हैं। पहला मान लीजिए इसको नीले रंग का, यहाँ पर इसको जो है वो येलो कलर किया हो। ठीक है, पहला जो इसका हिस्सा है वो मान लीजिए पीले रंग का है, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो मान लीजिए लाल कलर का है। ठीक है, और तीसरा जो इसका हिस्सा है मान लीजिए वो हरे रंग का है। ठीक है, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि अब आप ये बताओ कि एक पतंग तो हमने बना ली, पर आप हमें बताएंगे कि कितने कितनी शेड का कितना कितना कागज है जो इस्तेमाल हुआ। तो हमें पता है कि जब बात अंदर के हिस्से की आती है, कि मान लो मैंने यहाँ पर एक डब्बा बनाया, इस डब्बे को मैंने कलर किया, तो कलर तो हम अंदर करते हैं, है ना। तो जब बात अंदर के हिस्से की आती है तो आप समझ जाइएगा कि आपसे जो है वो क्षेत्रफल निकालने की बात कही गई है। अगर ये ऐसा कहते कि हमारी जो पतंग है या हमारा जो डब्बा है उसको हमने बस बाहर से ही क्या करना है, इसको हमने सिर्फ बाहर से ही जो है वो ऐसे कुछ कवर लगाना है, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे परिमाप निकाल रहे हैं। ठीक है, जब भी बात आती है सिर्फ बाउंड्रीज की, जो इसका बाहर का जो हिस्सा है, बाहर की आउटलाइन की, तो हम परिमाप निकालते हैं। लेकिन जब बात आती है कलर करने की या कुछ भी करने की, तो हम उस चीज का क्षेत्रफल मतलब कि उसका एरिया हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब पतंग को कलर किया, पतंग को जो हमने जो रंगों का इस्तेमाल किया, वो हमें पता है कि पतंग के अंदर से इस्तेमाल होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल ही निकालेंगे। अब क्षेत्रफल निकालने के और कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ तक कि वर्ग की भुजा भी नहीं दी है, बस हमें वर्ग के विकर्ण के बारे में बताया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ऐसे। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, और तीसरा हमें कहा कि जो आपका नीचे वाला हिस्सा बन रहा है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने आपको वर्ग की 2 खासियत बताई थी। जिस बच्चे ने नोट किया है, क्या आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था वर्ग के बारे में? 2 चीजें मैंने बताई थी। देखो अगर आपने लिखा होगा तो। आपकी आवाज बेटा थोड़ी कट कट के आ रही है। चलो मैं बता देती हूँ कि अगर ये वर्ग के विकर्ण हैं, तो वर्ग के दोनों विकर्ण, पहली बात, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। किसके? वर्ग के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरी बात, जो आपके वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक दूसरे को बिल्कुल 2 इक्वल हिस्सों में, 2 समान हिस्सों में वो बांटेंगे। कौन? तो वर्ग के विकर्ण। और आपको जो
क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको वर्ग की भुजा नहीं दी है। वर्ग, अगर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, वर्ग की भुजा का इस्तेमाल करते हैं, पर भुजा तो दी ही नहीं थी, हमें बस विकर्ण दिया था। और हमने यहाँ से प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक तो ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और मान लीजिए यहां से यहां तक जो मेरा विकर्ण है वो अगर 32 है, ठीक है, यहां से यहां तक अगर ये जो विकर्ण है ये 32 सेंटीमीटर का है, तो ऊपर वाली जो ये रेखा आएगी ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ठीक है। मान लीजिए अभी के लिए मेरा ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक है ये 32 सेंटीमीटर का है, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन आ रही है ये भी तो एक विकर्ण है। तो एक विकर्ण जब दूसरे विकर्ण के साथ ऐसे प्रतिच्छेद करेगा तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब कि अब जब ये काला वाला विकर्ण यहां से गुजरा, पहले ये पूरा 32 था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का हिस्सा 16 का और यहां से यहां तक का हिस्सा भी 16 का हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है समद्विभाजन। और इसी की मदद से हम पूरा प्रश्न हल करने वाले हैं, किससे, तो वर्ग के ये दो गुणों के कारण, ठीक है। तो हमने कहा कि जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा और क्या करेगा, बराबर भी होते हैं। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं शेड की बात कर रहे हैं, है तो ये वर्ग, पर जब इन्होंने शेड की बात की तो वर्ग का जो आधा हिस्सा है वो पीला है, आधा हिस्सा है वो लाल है। तो इसका मतलब हमें इतने हिस्से का क्षेत्रफल अलग से निकालना है, इतने हिस्से का क्षेत्रफल अलग से निकालना है। और अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, कि ये जो विकर्ण होते हैं ये वर्ग को दो बराबर त्रिभुजों में भी बांटते हैं। तो मतलब जितना इसका एरिया आएगा, जितना इसका क्षेत्रफल आएगा, उतना ही इसका भी क्षेत्रफल आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, ये मैंने देखा कि यहां से यहां तक जो ये वाली रेखा है ये 32 सेंटीमीटर की है और यहां से ऊपर तक जो रेखा जा रही है ये 16 सेंटीमीटर की है, क्योंकि पूरा विकर्ण 32 तो आधा होगा 16 का। और अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखो तो इस त्रिभुज के लिए 16 और 32 जो लाइनें हैं ये किसका काम कर रही है, पिछली क्लास में हमने किया था बच्चों, तो थोड़ा सा अपना आंसर बताएं। इस त्रिभुज के लिए 16 वाली जो रेखा है वो क्या है और इसी त्रिभुज के लिए 32 वाली जो रेखा है वो क्या है। मिनट, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, अगर ये त्रिभुज है तो इसके लिए जो 16 वाली रेखा है वो ऊंचाई का काम कर रही है और जो 32 वाली रेखा है वो किसका काम कर रही है, आधार का। देखो हमने पिछली क्लास में तो पढ़ा था, फिर भी आपको इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से, अगर डाउट नहीं है तो आंसर दीजिए। तो अगर मेरे पास ऊंचाई 16 है, आधार 32 है, तो क्या मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाऊंगी बिना हीरोन के फॉर्मूले से, यस और नो, चैट में लिख लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बार ये बताएं। यस ठीक है, मैम। तो क्या हम निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल बिना हीरोन के फॉर्मूले से, अगर ऊंचाई और आधार है तो निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा भी होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसका, इस त्रिभुज का जिसका रंग पीले कलर का है या पीला है, ठीक है। तो 1/2 ऐसे का ऐसा, आधार हो गया यहाँ पर 32 और ऊंचाई हमारे पास है 16। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, 16 दूनी 32, और इसको कीजिए तो 16 में 16 की गुणा कीजिए,
256। ठीक है, तो मेरा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 256 सेंटीमीटर या फिर मीटर। चलो, आपका इतना आ रहा है बेटा, एक बार बताएं जरा, मैंने कुछ गलत किया क्या? 6 6 36, 6 कम 6 7 8 9, 6 कम 6 1 कम 1 6 9 15 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है वो एक हिस्से का क्षेत्रफल आया जिसका रंग पीले कलर का था, उसका क्षेत्रफल आया। आप हम लिख सकते हैं जो आपके पतंग का हिस्सा है जो येलो कलर का है वो आएगा 256, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि जो लाल रंग का हिस्सा है वो भी तो पीले के बराबर ही है, तो लाल वाले का भी कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, बताइए जरा, इसका आंसर तो दीजिए, बहुत आसान है। अगर पीला वाला हिस्सा लाल वाले के बराबर है तो, और पीले वाले का क्षेत्रफल अगर 256 है तो लाल वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? मैम 256 ठीक है, सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी जो है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इन दोनों का हमने निकाल दिया है। एक मिनट रुकिए जरा, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब करते हैं अपना अगला वाला पार्ट जो हमने पिछली क्लास में नहीं किया था, आज उसको हमने करना था कि ऊपर वाले दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, वो 256 है। येलो वाला भी, पीला वाला भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और लाल वाला भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर जो आपके नीचे एक त्रिभुज बन रहा है, ये है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की आपको भुजाएं दे रखी हैं, दो भुजाएं इसकी 6 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर की, और एक भुजा जो है वो इसके 8 सेंटीमीटर की है, मतलब कि ये वाली 8 सेंटीमीटर की है। इस त्रिभुज में ना तो कोई क्षेत्र ऊंचाई है, तो और लेकिन इसकी हमें तीनों की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करें कि हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाए? बताओ, इस त्रिभुज में आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? मैम हीरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। इसमें जो है इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें ए है 6, पहली भुजा 6 है, बी है 6 क्योंकि दूसरी भुजा भी 6 है, और सी है 8 क्योंकि तीसरी भुजा 8 है। यहां से एस निकाल के बताओ फटाफट से, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब एस क्या निकलेगा इसका? मैम 20। नहीं, 20 तो इसका पैरामीटर परिमाप निकलेगा। अर्ध परिमाप निकालना है तो इसको जोड़ के आया 20 बटा किसे करेंगे? 2 से मैम। 2 से, तो ये आ जाएगा 10। तो एस आपके पास आ चुका है 10। आपके पास एस भी है, आपके पास ए बी सी भी है, तो लगा लीजिए फॉर्मूला फटाफट से। तो ये है एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो वर्गमूल एस 10 गुणा 10 - 6 गुणा 10 - 6 गुणा 10 - 8। ठीक है, चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 10 का 10 ऐसे कैसा, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, और इसको 10 को तोड़ के लिखिए तो 10 आपका टूट जाएगा किस किस में, बताइए किसमें आप 10 को तोड़ के लिख सकते हैं, किस किस के गुणन में? मैम 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है। 10 को आपने तोड़ के लिख दिया, 5 गुणा में 2, 4 गुणा 4 ऊपर ऐसे का ऐसा ही था, उसको ऐसे का ऐसा नीचे उतार लीजिए, गुणा का 2 ऐसे का ऐसा था, उसको भी ऐसे का ऐसा नीचे उतार लीजिए। अब जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको इस वर्गमूल से बाहर निकाले तो 2 का जोड़ा बन गया इसके साथ, 4 का जोड़ा बन गया इसके साथ, 2 भी बाहर निकल जाएगा, 4 भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 का कोई जोड़ीदार ही नहीं है, तो 5 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। और अब वर्गमूल के बाहर वाली संख्याओं के आपस में गुणा करवा दीजिए तो 8 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ चुका है किसका, तो जो आपका छोटे वाला त्रिभुज था पतंग में उसका। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, और यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। तो इतना ही था इसमें। अगर आपको ये पतंग वाला सवाल आता है तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि ये एक वर्ग है और ये वर्ग के विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बीच वाला जो विकर्ण होगा वो 32 होगा, और वो दोनों ही त्रिभुजों के लिए आधार का काम करेगा। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर देखना है तो देखो
फॉर्मूला दोनों में सेम है। अभी ये जो काली वाली लाइन है, ये वाला जो आपकी रेखा है, ये अभी ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार का काम कर रही है, नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी आधार का ही काम करेगी। ध्यान से देखिएगा, ये एक रेखा, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये बन गया इसका आधार नीचे वाले त्रिभुज के लिए, और ये बन जाएगी ऊंचाई नीचे वाले त्रिभुज के लिए। आधार जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये 32 ही रहेगी, और अगर यहाँ से यहाँ ऊपर तक ये जो है वो 16 है, ये अगर 16 है तो ये नीचे वाला हिस्सा भी तो 16 ही रहेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसका क्या बोलते हैं, पहले ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल, कैसे, आधार गुना ऊंचाई वाले फॉर्मूले से, और इसमें लग जाएगा आपका हीरोन का फॉर्मूला, और आपका जो है वो इस वाली आकृति का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और आपसे इतना ही पूछा था कि बताओ सभी शेड का कितना कितना क्षेत्रफल आ रहा है। जमा करने को भी नहीं कहा, बस इतना बताओ कि अलग अलग निकाल लो और कितना कितना क्षेत्रफल आ रहा है, इतना हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। फर्श पर फूलों की डिजाइन 14 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फर्श पर एक डिजाइन बना है, डिजाइन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं इतनी 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 है। आपको जो है वो डिजाइन भी दे रखा है कि डिजाइन जो है वो दिखने में ऐसा है, और आपको इसकी भुजाएं भी दे रखी हैं कि इतनी 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 है, और आपको बोला है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय होता है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब पैसे, कि कितने पैसे लगेंगे अगर आपने इन सभी टाइलों को पॉलिश करवाना है तो। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं, पॉलिश टाइलों को करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, पॉलिश भी अब हम कोने कोने पे तो कराएंगे नहीं, पॉलिश भी हम अंदर कराएंगे, है ना। तो जहां पे बात आती है अंदर की, वहां पे निकालते हैं एरिया। तो यहाँ पर हमें भी एरिया ही निकालना पड़ेगा, पर किसका, तो देख लेते हैं। जो डिजाइन है वो त्रिभुज के आकार का है, ये भी आपको यहाँ पे दिया है, तो क्वेश्चन से ही हमने शब्द पकड़ने होते हैं। ठीक है, या फूलों का डिजाइन है, किस आकार का है, तो त्रिभुज के आकार का है। कितने इसमें टाइलें हैं, तो 16 टाइलें हैं। ठीक है, एक की विमाएं आपको दी है, एक के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आप एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो फिर आप 16 का कैसे निकालोगे। अगर आपको एक टाइल का क्षेत्रफल पता लग जाए तो 16 का कैसे निकालेंगे, बताइए। जमा, गुणा, भाग, माइनस, क्या करके। एक टाइल से 16 टाइलों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जमा करके, गुणा करके, भाग करके, या माइनस करके। अगर मैं बोलूं एक टाइल का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16 टाइलों का कितना होगा। मैम भाग करके। नहीं बेटा, देखो जब भी आपको एक का दिया गया हो और ज्यादा का पूछा गया हो तो हमेशा गुणा करनी है। ठीक है, कि अगर एक टाइल हमारी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो 16 टाइलें जो है वो 16 गुणा 10 मतलब कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर की होंगी। एक के बारे में दिया हो, ज्यादा का पूछा हो तो हमेशा गुणा करनी होती है, इस बात को सभी याद रखेंगे। ठीक है, तो बस वही हमने यहाँ पर करना है कि अगर हम किसी तरह से एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम 16 टाइलों का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे, और एक बार जब 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकल गया तो मूल्य निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसके लिए भी अब देखो यहाँ पर भी आधार और ऊंचाई तो है नहीं, हमें बस यहाँ पे इसकी जो है वो विमाएं दे रखी हैं, तो उसी की मदद से करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो ए यहाँ पर हमें दिया है कि आपकी टाइल की जो पहली भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है, आपके टाइल की जो दूसरी भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है, आपकी टाइल की जो तीसरी भुजा है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर एस निकालिए, एस का काम तो आपका ही है सभी का बच्चों का, है ना। तो एस निकाल के मुझे बताइए कितना आ रहा है। पहले सबको जमा करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल, 2 से भाग दे दो फिर सबको जमा करने के बाद, बताओ। 36, ठीक है, सभी का 36 आ रहा है क्या। बिल्कुल सही, इसका जो एस है, जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। अर्ध परिमाप क्या होता है, भुजाओं को जो है वो आपस में जमा करना होता है और बटे में 2 करना होता है, तो अर्ध परिमाप आ जाता है। लगा लेते हैं हीरोन का फॉर्मूला, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है, तो एस यहाँ पर 36 है और गुणा करेंगे एस माइनस ए से, मतलब कि 36 माइनस 9, और गुणा करेंगे यहाँ पर 36 माइनस 28,
और गुणा करेंगे यहाँ पर 36 माइनस 35। ठीक है, तो 36 का तो 36 ही आएगा। 36 में से 9 माइनस करें कितना आता है? मैम 27। 27। हाँ, 9 चौक 36, 27, और 36 में से 28 माइनस करें तो मैम 8। और ये 1 है ना। चलिए, अब इसमें हमने करना है, इनको भी तोड़ के लिखना है किसमें, तो वही गुणनखंडों में। कैसे? तो अभाज्य गुणनखंड हमें पता है, हम 36 को लिख सकते हैं 6 छिके 36 या 9 चौके 36, लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसको और तोड़ो। 6 को मैं तोड़ूंगी तो यहाँ से 2 गुणा 3 निकलेगा, इस 6 को तोड़ूंगी तो यहाँ से भी 2 गुणा 3 निकलेगा। मतलब 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, 1 2 इसका, 1 2 इसका, 3 इसका, 3 इसका। जब इन 6 को हमने तोड़ा तो हमारे पास आया 2 3 6, 2 3 6 और 6 छिके 36। 27 को तोड़ेंगे तो 27 आपको वैसे तो टूटेगा, 9 3 27 में, पर 9 को भी तोड़ दो तो 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 3 9 और 9 3 27, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 में। और 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 का 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इनकी बनाते हैं जोड़ियां, तो इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली और बाहर आ गया, इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली तो ये 3 भी बाहर आ गया, इस 2 ने उस 2 के साथ जोड़ी बना ली तो ये 2 भी बाहर आ गया, इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली तो ये 3 भी बाहर आ गया, इस 3 के लिए कोई जोड़ीदार नहीं बचा, इस 2 के लिए भी कोई जोड़ीदार नहीं बचा, तो ये वर्गमूल के अंदर ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। 3 गुणा 2। ठीक है, कौन सा वाला? तो एक ये वाला और एक ये वाला, इनके लिए कोई जोड़ीदार ही नहीं है तो ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकते। तो इनको जब हम लिखेंगे तो इनको ऊपर, इनके ऊपर हमें वर्गमूल लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, तो गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो ये आ गया 36 और ये आ गया वर्गमूल में 6। 36 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ चुका है। किसका? तो एक टाइल का क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास है कितनी टाइल्स? टाइल्स तो हमारे पास 16 है, तो अगर एक टाइल का क्षेत्रफल 36 वर्गमूल 6 है तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ, अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, इतना बताओ करना क्या है, आंसर नहीं कह रही, क्या करेंगे वो बताओ। अगर एक का इतना है तो 16 का निकालने के लिए क्या करें? जमा माइनस गुणा भाग। मैम गुणा। गुणा करेंगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड, गुणा करेंगे तो करते हैं गुणा। 16 से हम एक टाइल के क्षेत्रफल की गुणा करवा देंगे। अगर एक टाइल 36 वर्गमूल 6 के बराबर है तो 16 टाइलों का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो करिए इसको गुणा। 36 और 16 को जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि वर्गमूल से बाहर वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं, अगर अंदर होती तो अंदर गुणा हो जाती। ठीक है, यहाँ पे 6 6 36, 18 19 20 21 और यहाँ पर 6 कम 6 3 कम 3 6 7 5, तो 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारी टाइलों का पूरा पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। अब ये वर्गमूल 6 है, तो वर्गमूल 6 को अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि अभी हमें कॉस्ट भी निकालनी है। तो अगर नहीं हटाना चाहते तो नहीं भी हटाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो अभी के लिए चलिए इसको ऐसे का ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे मूल्य निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर, पढ़ लेते पहले क्या कह रहे हैं, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर। ये कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए 50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इतने इसको करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितनी उसमें जो है वो आपके पैसे जाएंगे अगर आप क्या कर रहे हो, इतनी टाइलों को पॉलिश कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए इसका भी पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं अच्छा सा, तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि क्या यहाँ पर कहा है।
यहाँ पर आपको कहा मान लो ये टाइल है त्रिभुज के आकार की, ठीक है, ये त्रिभुज के आकार की टाइल है। ये कह रहे हैं कि अगर आप इस टाइल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि इतने से हिस्से के ऊपर अगर पॉलिश करवाएंगे, इतने से हिस्से के ऊपर, तो आपको 50 पैसे देने पड़ेंगे। पर क्या हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही काम करवा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इतना सा हिस्सा हुआ, हम तो 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसे लग रहे हैं, तो इसके लिए कितने लगेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी हमें गुना ही करना है, एक के लिए दिया है, ज्यादा के लिए निकालना है। और हमेशा ध्यान में एक बात रखें कि जो आपकी मूल्य निकलते हैं, जो आपकी लागत निकलती है, कॉस्ट निकलती है, वो हमेशा रुपए में निकलती है। और जो हमने सवाल देखा तो सवाल में हमें रुपए नहीं पैसे दिए गए थे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो कि किसी भी सवाल में अगर हमें मूल्य निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट हमेशा ही रुपए में निकलेगी, रुपयों में निकलेगी। लेकिन सवाल में हमें जो कॉस्ट दी है वो इन्होंने पैसे में दी है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि उन 50 पैसों को रुपए में बदलिए। तो बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? मैम 100। 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपए में जो है वो 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? अगर 1 रुपए में, इसको लिखना, इसको अपनी कॉपी पे लिख लो इंपॉर्टेंट मार्क करके कि कैसे इनको बदला जाता है। 1 रुपए में हमें पता है 100 पैसे होते हैं, तो बताइए 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है। अभी इसको एक्स हाँ ठीक है, इसको अभी एक्स मान लो, क्योंकि आपने पैसे की वैल्यू निकालनी है ना, तो पैसे को एक्स मान लो। तो अगर मैं इसको एक्स मानूं तो 100 इसके साथ क्या कर रहा है? गुणा भाग जमा माइनस क्या कर रहा है 100 इसके साथ? ठीक है, मैं बता देती हूँ। 100 इसके साथ जो है वो गुणा कर रहा है, ठीक है। तो अगर 100 इसके साथ यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं। तो पैसे को यहाँ पर अकेला छोड़ दो, 100 को उठा के उधर भेज दो। तो 100 अगर यहाँ पर गुणा कर रहा है तो वहां जाके 1 के साथ क्या करेगा, इतना तो बता दीजिए। अगर 100 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो बराबर है कि उस पार जाकर के क्या करेगा? मैम भाग। भाग करेगा। तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। यहाँ पर 100 ऊपर था, उस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। इसको सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको 13वीं प्रश्नावली में भी ऐसी चीजें मैं पूछूंगी बार बार कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। या अगर 1 किलोग्राम में, 1 किलो में 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने किलो होंगे? तो बिल्कुल सरल तरीका है, ऐसे इनको फाइंड किया जाता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है, पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो पैसे को अकेला छोड़ो, 100 यहाँ पर गुणा कर रहा था, वहां जाके भाग करेगा। तो 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। तो अगर 1 पैसे में 1/100 रुपए हैं तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? फिर वही बात, 1 के लिए दिया है, 50 के लिए पूछा है, मतलब 1 के लिए दिया है, ज्यादा के लिए पूछा है, तो आप लिख सकते हैं 50 में गुणा कर दो 1/100 की, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर 1 पैसे में 1/100 रुपए हैं तो 50 पैसे में कितने रुपए हैं निकालने के लिए हमें इसको जो है वो 50 से इसकी गुणा करवानी पड़ती है। जो 1 के लिए होता है उसकी गुणा उतने से कराओ जितने के लिए पूछा है। 1 के लिए इतना था, पूछा गया था 50 के लिए, तो 50 की गुणा इससे करवा दी। तो करते हैं इसको गुणा, तो ये आ जाएगा 50/100। 1 0 से 1 0 कट गई और दशमलव लगा दें तो 0.5 हमारे पास आ गया। और ये किसमें आ गया? तो ये अब रुपए है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका कोई पैसे नहीं है, अब ये रुपए है। अब आपकी मूल्य जो है वो रुपए में आ गई है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर लीजिए। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर लीजिए, और ये भी नोट करना है साथ ही साथ, ठीक है। तो इसको भी मिटाते हैं। तो हमने अभी भी सीखा कि 1 रुपए में 100 पैसे सभी को पता है, पर 1 पैसे में कितने रुपए, वो भी हमने आज सीख लिया कि 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। तो अगर 1 पैसे में 1/100
रुपए होते थे तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो 50 गुणा 1/100 करो, आपको आंसर मिल जाएगा जो कि हमने निकाल दिया है 0.5 रुपए। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने सवाल पर। सवाल में कहा कि अगर आप अपने इस टाइल का सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा ही कलर करोगे तो आपको आधा रुपया, आधा होता है ना 0.5 आधे के बराबर होता है, तो आपको आधा रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हम तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि 576 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर का काम करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर का काम मुझसे आप करवाएंगे तो मैं उसका आधा रुपए लूंगा। अब देख लो आपने कितना काम करवाना है, हमने कहा हमने जो इतना काम करवाना है तो इसके हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। तो अगर एक के लिए इतना है तो इतने के लिए कितना होगा, तो फिर वही बात, एक का दिया है ज्यादा का निकालना है। तो हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मूल्य, ठीक है, पहले तो ये लिखो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो मूल्य है वो बराबर है किसके, 0.5 रुपए के। तो रुपए का सिंबल नया वाला ही बनाते हैं, अभी नया सिंबल आ चुका है रुपए का, है ना। तो उसको लिखा जाता है पहले ऐसे, ठीक है, रुपीज 0.5। अगर 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है तो 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मूल्य कितना हो जाएगा, तो 0.5 की गुणा कर दो 576 वर्गमूल 6 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, 576 में पहले तो 5 की गुणा करो, दशमलव के बारे में बाद में बात कर लेंगे। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 36 37 38, 5 पंजे 25, 26 27 28, वर्गमूल 6। पर हमने देखा कि जो हमने जिस संख्या से गुणा की वो संख्या तो दशमलव की थी, तो ये संख्या दशमलव की है, यहाँ पर एक अंक से पहले दशमलव लगाया जा रहा है, तो उत्तर में भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा लिया तो ये बन जाएगा 288 वर्गमूल 6। अब आपकी इच्छा है, अगर आप वर्गमूल 6 को सॉल्व करके इसका उत्तर इसके साथ गुणा करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्या होगा, नंबर थोड़े से कट जाएंगे, क्योंकि मूल्य कभी भी वर्गमूल में नहीं लिखा जाता। मूल्य लिखने के लिए आपको इसका वर्गमूल जो है वो करना ही पड़ेगा, जो कि हम सीख चुके हैं बहुत पहले उसमें क्लास में, तो अभी इसको हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, वहां से आप सीख लेना कैसे वर्गमूल करना है, और फिर इसका वर्गमूल करके जो भी उत्तर आएगा उसकी गुणा इसके साथ कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी आसान था, इसमें थोड़ा बस पैसे और रुपए के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी कि हमसे पूछा था मूल्य बताओ और खुद इन्होंने मूल्य दिया था पैसे में। तो बस पहले हमने उसको रुपए में चेंज किया, फिर हमने इसकी कॉस्ट निकाल ली। कैसे, तो पहले तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला, फिर उससे 16 टाइल का क्षेत्रफल निकाला, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमें पैसे दिए थे, फिर जितने सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमने काम करवाना था उसके पैसे हमने निकाल लिए, उसकी कीमत हमने निकाल ली, तो हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो बस यही था इसमें 12.2 में। इसमें अभी एक आखिरी और सवाल बचता है, पर उस सवाल को हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस सवाल को अगर हमने किया तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए 12th चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नया चैप्टर जो कि है पार्ट नंबर 13। तो अभी के लिए शायद आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, बस थोड़ा सा वेट। चलिए, तो हम अपना शुरू करते हैं अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 को शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक आने चाहिए, जो कि हम अभी फटाफट से सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि अध्याय नंबर 13 है क्या, तो अध्याय नंबर 13 जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, जिसमें आप कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ते हो, उन आकृतियों का आप क्षेत्रफल निकालते हो, उन आकृतियों का आप आयतन निकालते हो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, और पहले हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में, कि घन और घनाभ असल में होते क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर आपके लिए एक घन बना रही हूँ, तो आप भी बना लीजिए घन। जिसको भी घन बनाना आता है अच्छे से वो भी अपनी कॉपी पे बना लो, और उसके आगे लिख लो कि ये क्या है, तो ये एक घन है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम इसके गुणों के बारे में और इसके सूत्रों के बारे में सब कुछ हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। सबने घन बना लिया होगा अब तक, ये हमारा एक घन है। सबसे
पहली और जरूरी चीज कि घन जो बनता है वो हमारे पास कुछ आकृतियां होती हैं, जिसमें से कुछ आकृतियां मैं बनाती हूं। एक इसे हम कहते हैं त्रिभुज, दूसरा इसे हम कहते हैं आयत, तीसरा इसे हम कहते हैं वर्ग, और इसे हम कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो चलो अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको क्या लग रहा है कि इन चारों में से किस आकृति की मदद से ये घन बना है? अपना बताओ पहले, आपको क्या लगता है? त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, इन चारों में से किसकी मदद से ये घन बना है? आयत। ठीक है, थोड़ा आप क्लोज है। और कोई बताना चाहता हो अगर? ठीक है, तो अभी थोड़ा आप क्लोज थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर तो नहीं आ पाया, लेकिन हाँ इसके बराबर तक आप पहुंच गए, आपने कोशिश की, इसलिए बहुत अच्छे। घन बनता है वर्ग से। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे लिख लो, ऐसे लिख लो, घन के आगे वर्ग, कि घन किससे बनता है? तो घन वर्ग से बनता है। कितने वर्ग चाहिए एक घन को बनाने के लिए, ये भी सबसे जरूरी सवाल है। कि ये तो मुझे पता लग गया कि घन वर्ग से बन रहा है, पर कितने वर्ग, कितने वर्गों को मैं आपस में जोड़ूं कि मेरा एक घन तैयार हो जाए? सोचिए और बताइए। आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पर, उनको आप गिन भी सकते हैं। यही तो 3D, इसको इसे कहते हैं 3D शेप। ठीक है, जो आपको जैसी हकीकत में होती है वैसी ही आपको ये पेन पेपर से, मतलब पेपर पे बनाने पर भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। हकीकत में भी आपका जो डब्बा होता है वैसा होता है। अभी हमने इसको पेपर पे बनाया तो भी आपको वैसा ही दिख रहा है ना? हाँ, किसी ने आंसर दिया था अभी? फिर से बताएं बेटा। 6। 6, बिल्कुल ठीक। 6 वर्गों को जब हम जोड़ेंगे तब जा करके हमारा एक घन तैयार होगा। ठीक है, 6 वर्गों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो हमारा घन तैयार होगा। तो इसका मतलब एक घन के पास कितनी सतहें होती है, कितने पृष्ठ होते हैं? पृष्ठ मतलब सतह। सतह मैं आपको समझाती हूँ अभी क्या होता है। जैसे आप अभी अपने कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो मुझे बताइए इस कमरे की कितनी सतहें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, कितने सरफेसेस हैं? जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि मेरे कमरे में एक छत है, तो मेरे लिए वो एक सरफेस है, एक पृष्ठ है, एक सतह है। तो आप बताइए आपके कमरे में क्या क्या है? एक मैंने बता दिया, एक तो छत है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते गिनिए और बताइए कितनी है? मैम दीवारें हैं। दीवारें हैं, कितनी दीवारें हैं? 4 मैम। 4। 4 दीवारें, और एक छत मैंने बता दी थी, और कोने। कोने आपने कहा, ठीक है, कोने भी हैं, पर कोना सतह नहीं होगा। ठीक है, कोने को हम सतह नहीं कह सकते। दीवार पूरी एक सतह है, छत पूरी एक सतह है, तो बताओ एक और रहता है अभी। डब्बे में भी देख के आप बता सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 4 दीवारें हैं, एक छत और है, फर्श, बिल्कुल सही। तो एक हमारे पास बच रहा है फर्श, क्योंकि अगर जहां छत है वहां फर्श भी तो होगी होगी। तो अब गिनिए कितनी है? तो 4, 5, 6, 6 सतह होती है किसी भी घन या घनाभ के पास। आपको ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, कि बताइए घन के पास कितने पृष्ठ होते हैं? तो आप कहेंगे 6। कुछ बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में 4 कह देते हैं, क्योंकि गिनने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि बिल्कुल आम बात है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे गलती होती है कभी कभी गिनने में। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कितनी सतह होंगी, 6 होंगी। किसका उदाहरण लेकर के? तो अपने अपने कमरे का हमने उदाहरण लिया, और वहां से हमने पता लगाया कि किसी भी घन या घनाभ के पास 6 सतह होती है। क्योंकि घन और घनाभ है क्या? आपके कमरे ही तो है। ध्यान से देखो तो आपका कमरा भी देखने में ऐसा ही है ना? अगर उस कमरे की हम मैप देखें, उसकी आकृति देखें, तो उसकी आकृति कुछ ऐसे ही तो है जैसे हमने यहाँ पे बनाई है। तो देखते हैं कैसे कैसे ये सच में 6 है या नहीं। तो 4 तो दीवारें हो जाएंगी, एक आपकी ये वाली जो इसके लेफ्ट में है, एक आपकी ये वाली जो इसके राइट में है, ये आपकी 2 दीवारें हो गई अगल बगल वाली। ठीक है, और 2 दीवारें हो जाएंगी आमने सामने वाली, ये आपकी आमने की दीवार मतलब आगे की दीवार, और ये आपकी पीछे की दीवार, आगे पीछे वाली दीवार हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? ऐसे में बच्चे सोचते हैं कि 4 ही सतह है, लेकिन अभी हम भूल गए कि हमने दाएं बाएं गिन लिया।
आगे पीछे गिन लिया, पर ऊपर नीचे तो गिना ही नहीं। तो ये आपके ऊपर की छत और ये नीचे का फर्श, तो ऐसे करके कितनी सतह हो गई, ऐसे करके हमारे पास जो है वो 6 सतहें यहाँ पर हो चुकी है। पर आकृति में देखने पे 4 लगती हैं, इसलिए मैंने कहा कि जहां पे भी आप अगर पेपर भी दे रहे हो तो एग्जाम में भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में देख लेना, 6 आपको नजर आ जाएंगी। और बस वही है, याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं याद रहता तो कमरे से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो कुछ बातें हमने अभी घन के बारे में सीखी। पहली चीज, घन बनी है वर्ग से, कितने वर्गों से, तो 6 वर्गों से। और कितने इसमें पृष्ठ होते हैं, कितनी इसकी सतह होती है, तो सतह भी इसकी होती है 6। उदाहरण के लिए हमने किसको लिया, कंपेयर, तुलना करने के लिए हमने इसकी तुलना किससे की, एक कमरे से जिसमें की 4 दीवारें हैं, जैसे कि इसमें भी है, एक छत है, एक फर्श है, तो टोटल 6 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखो, अब हमें पता है कि घन वर्ग से बन रहा है, और अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, तो आप घन का क्षेत्रफल भी बहुत आराम से जो है वो निकाल पाएंगे। तो बताइए क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 6 मैम, 6a2। नहीं, वर्ग का, वो तो घन का है। अगर मैं सिर्फ वर्ग का पूछूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा। और वर्ग की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा क्यों हुआ, क्योंकि देखो, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम उसकी लंबाई में उसकी चौड़ाई की गुणा कर देते हैं। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, इनकी अगर आपने क्या निकालना है, इनका अगर आपने एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में करोगे। तो फिर हमने वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा गुणा भुजा क्यों लिखा, अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में चौड़ाई को आप गुणा करते हो, तो वर्ग में भुजा गुणा भुजा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें एक और चीज पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के बराबर ही होगी, और इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला असल में वैसा ही लिखा गया है, लंबाई में गुणा चौड़ाई। पर इसको हमने भुजा क्यों कहा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है, इसलिए हम इसको भुजा गुणा भुजा लिखते हैं। असल में कुछ नहीं है, असल में हमने किया क्या है, तो वर्ग की भी लंबाई और चौड़ाई की ही गुणा की है। भुजा गुणा भुजा क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेम होता है, तो लंबाई को चौड़ाई में गुणा करेंगे या भुजा गुणा भुजा लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो भी के लिए इसको मिटाते हैं। और अगर आपको मैं कहूं कि x गुणा x को आप कैसे लिखेंगे, x गुणा x, भुजा गुणा भुजा मैम। नहीं, x गुणा x को गुणा करो और बताओ कैसे लिखोगे। जैसे x जमा x को हम लिखते हैं 2x, वैसे ही x गुणा x को क्या लिखते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैम इसको हम लिखते हैं, हाँ बताइए। x की पावर 2 मैम। ठीक है, बिल्कुल से x की पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे x की घात में 2। हाँ, आपने चैट में भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो अगर x में x की गुणा करने पर उसको x की घात 2 लिखा जाता है, तो भुजा में भुजा की गुणा करने पर इसे भी भुजा स्क्वायर लिखा जा सकता है, भुजा की घात 2 जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये है आपके वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो है भुजा गुणा भुजा। मैं आपसे पूछूं कि 3 वर्गों का मुझे क्षेत्रफल निकाल के बताइए, 3 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा या फिर क्या होगा। अगर एक का भुजा गुणा स्क्वायर है तो 3 का कितना होगा, पिछले सवाल में अभी हम करके आए हैं, तो बताइए अच्छे से। एक का अगर इतना है, हाँ बताएं बताएं। मैम भुजा की पावर 6। नहीं, थोड़ा सा गलत, चलो मैं हिंट देती हूँ। एक का जितना आपको दिया है उसमें उस संख्या की गुणा करें जितने का पूछा है।
एक वर्ग के लिए जो आपका क्षेत्रफल दिया है उसमें उस संख्या की गुणा कर लो जितने का पूछा है। ये आपको दिया है, ये आपको पूछा है। अब बताइए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा की घात 2। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको यहाँ पर, भुजा की घात 2। कितने के लिए पूछा गया था? 3 के लिए पूछा गया था। तो मैं क्या करूंगी, इसके साथ 3 की गुणा कर दूंगी और ये मेरे 3 वर्गों का क्षेत्रफल बन चुका है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं 4 वर्गों का क्षेत्रफल, तो अब बताइए क्या होगा? 3 गुना भुजा की पावर 2। नहीं, 3 नहीं, 3 का तो हो गया। अब हम 4 के लिए पूछ रहे हैं, तो भुजा की पावर 2। 4 गुना। ठीक है, 4 गुना भुजा की पावर 2। अब मुझे बताओ, आपका जो घन बन रहा है उसमें कितने वर्ग लग रहे हैं? अभी तो हमने पढ़ा घन बनाने के लिए कितने वर्ग हैं जो लग रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 6। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर मुझे घन का क्षेत्रफल निकालना है तो असल में मुझे 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब बताओ 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होता है? ये कितना 6 हो? गुना भुजा की पावर 2। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब देखो, क्या आप घन का क्षेत्रफल ऐसा ही लिखते हो 6 गुणा ए स्क्वायर? ए क्या है? भुजा ही तो है, भुजा को ही तो ए कहते हैं। तो यहां से इस तरह से, क्योंकि आपका घन वर्ग से बन रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, तो वहीं से निकालते 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 हमने घन का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है, जो कि है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही बना आपके घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता आपको अब कोई परेशानी होगी कभी भी इसको बनाने के लिए। आपने बस इतना याद रखना कि एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर ये है और मेरा घन अगर 6 वर्गों से बन रहा है, तो मेरे घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए यहां से मैं इसको मिटा देती हूँ। अब बात करते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के क्षेत्रफल की। पहला क्षेत्रफल जो आपको निकालने के लिए आपके सिलेबस में है वो है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके सिलेबस में। और दूसरा एक और है आपके पास, जो कि है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने बच्चों ने ये पार्श्व शब्द सुना था जब आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व की थी? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सुना था या नहीं सुना था? बताइए जरा एक एक करके, यस और नो। नहीं सुना था तो कोई बात नहीं, नो अब मैम। आपने सुन लिया, अब इसको हम सीख भी लेंगे। ठीक है, चलो, सुना था तो बहुत अच्छे। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जब आप अपने पूरे घन को इस्तेमाल करेंगे। पूरे घन को इस्तेमाल करेंगे मतलब 6 के 6 आप सतह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वही होगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, पर पार्श्व का मतलब होता है आधा कर दो या कुछ हिस्सा है जो इग्नोर कर दो, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपके लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर मान लीजिए आपको सवाल ऐसा आया है कि कोई राम नाम का लड़का है, उसने क्या करना है, उसने जो है वो एक गिफ्ट रैप करना है किसी के लिए। तो गिफ्ट जब हम रैप करते हैं, गिफ्ट जब हम गिफ्ट पेपर से, मान लो कुछ हमने खिलौना लाया, उसको जब हमने ढकना होता है गिफ्ट पेपर से, तो हम उसको पूरा ढकते हैं। तो अगर हमारा गिफ्ट जो है वो घन के आकार का है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इस गिफ्ट को पूरा का पूरा ढक दिया, पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो जब आप पूरे घन को इस्तेमाल करते हो तब आप उसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब कितनी सतहें? जब आप 6 की 6 सतहों का इस्तेमाल करेंगे तो आप घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो जब आपसे 4 ही सतहों के बारे में पूछा जाएगा तब आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। उदाहरण के लिए
मान लो अब ये कोई गिफ्ट नहीं, अब ये एक कमरा है, ठीक है, और कमरे का जो भी मालिक है उसने कहा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे कमरे में मैं पेंट करवाऊं। कैसा? तो सिर्फ 4 ही दीवारों पर, एक यहाँ पर, एक मतलब आमने सामने वाली दीवार, और दाएं बाएं वाली दीवार, और बस 4 ही दीवारें होती हैं, एक आगे पीछे और एक दाएं बाएं। तो जब उसने 4 दीवारों पे कलर कराया, सिर्फ दीवारों पे कलर कराया, तो कितनी चीजों को वो भूला, कितनी सतहों को उसने भूला? तो देखिए, 4 दीवारों पे ही रंग करवा रहा है, छत पे भी नहीं करवा रहा, फर्श पे भी नहीं करवा रहा, तो मतलब 4 ही सतहों को यूज कर रहा है। तब आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है। अगर वो कहता मुझे 4 दीवारें, छत और फर्श सभी पे रंग करवाना है, तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, पर इसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ 4 ही दीवारें अपनी रंगनी है, तो हम कहेंगे 4 ही सतह यूज कर रहा है, मतलब 4 ही वर्ग यूज करेगा। तो अगर 6 वर्गों का क्षेत्रफल ये है, तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान है, अभी आप अच्छे से सीख चुके हैं। 4 ही सतह यूज होंगी, तो 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, अपने सवाल की तरफ ध्यान से देखिएगा कि जो सवाल आपसे पूछा गया है उसमें घन की कितनी सतह यूज कर रहे हैं। अगर तो पूरा का पूरा घन इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अगर घन के सिर्फ 4 ही सतहों को वो इस्तेमाल कर रहा होगा, तब आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ये 2 फॉर्मूले और इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर समझ आ गया, कब किसको इस्तेमाल करना है वो समझ आ गया, वो वाई टाइप करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो सेम अभी बेसिक सीख रहे हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक आएगा तभी सवाल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं घनाभ की, उसको मैं मिटा देती हूँ अभी फटाफट से, और अभी हमारे पास है 8 मिनट, उसमें घनाभ भी हमारा हो ही जाएगा। क्योंकि यही होता है बच्चों, जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो अब आप ही मुझे बताइए, अगर घन वर्ग से बन रहा है तो घनाभ किससे बनेगा? बहुत ही आसान है अब तो आपके लिए ये बताना। जो पहले बताया था आपने, शायद विशु ने बताया था। मत से। नहीं, वर्ग से तो घन बन रहा है। मत से। आयत से, ठीक है, आयत। तो लिख लीजिए फटाफट से कि घन आपका वर्ग से बनता है, तो घनाभ आपका आयत से बनता है। ठीक है, आयत। तो कितने आयत चाहिए एक घनाभ को बनाने के लिए? 6। बताइए। 6 चाहिए, 6 आयत चाहिए, 6 आयत से आपका एक घनाभ जो है वो बनेगा। और उसके बाद ठीक है, इतना ही था। अब हमें पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल। मैंने अभी बताया, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करते हैं, उसकी किससे किसको गुणा कर देते हैं? सोचो और बताओ। 6 गुना आयत का स्क्वायर। नहीं, देखो, आयत का पहले हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुणा भुजा था, आयत का क्षेत्रफल बताओ कितना है? आयत गुना आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं आगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। एक मिनट, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा। और अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अब हमें पता है कि एक आयत के पास लंबाई और चौड़ाई ही होती है, पर क्योंकि ये घनाभ है तो घनाभ के पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, 3 चीजें इसके पास होगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब देखो, ये आयत जो है, हमें पता है इनके पास 2 ही चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 आयत हैं, तो इन 6 आयत के पास तीनों चीजें तो नहीं मिलेंगी।
कुछ आयत होंगे जिनके पास लंबाई और चौड़ाई होगी, कुछ आयत होंगे जिनके पास चौड़ाई और ऊंचाई होगी, और कुछ आयत होंगे जिनके पास लंबाई और ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इसे इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा कि किस आयत के पास क्या है, और उस हिसाब से हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। बहुत आसान है, अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा पर काफी आसान है, क्योंकि आयत के पास तो दो ही चीजें हो सकती है ना, तीन चीजें तो नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर मैं आपको पूछूं, पहले तो मैं आपको बताती हूँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहचाननी कैसे है। तो ये आपकी यहाँ पर देखिए, सबसे लंबी वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंबाई, और जो ऊपर की तरफ को जाती है वो होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसकी लंबाई है। तो आगे वाला आयत मतलब आपके सामने वाली जो दीवार है उसके पास लंबाई है और उसके पास ऊंचाई है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये इसकी लंबाई है, और अगर हम बात करें दूसरी इसकी, तो नीचे वाली ये जो चीज है ये इसके पास चौड़ाई है, तो सॉरी ऊंचाई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो क्या कोई बता सकता है? इसके पास लंबाई है और ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई गुणा ऊंचाई मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में ऊंचाई, क्योंकि इसके पास भाई जब इसके पास है दो ही चीजें लंबाई और ऊंचाई, तो इसके क्षेत्रफल में भी उन्हीं को हम गुणा करेंगे। तो अगर इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई है और ये आपके सामने वाली दीवार है, तो क्या आपके पीछे वाली दीवार के पास भी यही दो चीजें होंगी? कंपेयर करके देखो, अगर आपकी सामने वाली दीवार के पास लंबाई और ऊंचाई है, तो पीछे वाली दीवार के पास भी क्या है? लंबाई और ऊंचाई ही है। ठीक है, तो उस पीछे वाली दीवार का जो क्षेत्रफल है वो भी लंबाई गुणा ऊंचाई ही हो जाएगा। आगे वाली का भी लंबाई गुणा ऊंचाई और पीछे वाली का भी लंबाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, और अब अगर हम बात करें अगल बगल वालों की, ठीक है, अगल बगल वाली जो हमारी दीवारें हैं, मान लीजिए ये वाली जो आपकी दीवार है यहाँ पर जो आपके बिल्कुल इस तरफ को है, जो आपको दिख रही होगी अपने इस तरफ में, उसको ध्यान से देखो, तो उसके पास क्या क्या है? देखो, ऊंचाई तो उसके पास भी होगी, क्योंकि दीवार तो ऊंची जाती है। अगर दीवार के पास ऊंचाई ही ना हो तो ऊपर को कैसे खड़ेगी? वो तो गिर जाएगी। तो इसका मतलब इसके पास जो है वो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई है, लेकिन ये वाली कुछ समझ नहीं आई, ये क्या है? ये तो लंबाई नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है, तो ये क्या हुई इसकी? बताओ, तीन ही चीजें हो चौड़ाई। सकती है ना, लंबाई चौड़ाई। बिल्कुल सही। तो जो आपको सबसे लंबा जाता हुआ दिखेगा, जैसे कि ये इतना लंबा, ये इतना लंबा, ये इतना लंबा, ये इतना लंबा, ये लंबाई होती है। जो आपको ऊपर की तरफ को जाता दिखेगा ये आपकी होती है ऊंचाइयां, और जो आपकी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? तो ये चौड़ाई है। ठीक है, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब अगर आप अपने बगल वाले एक दीवार को देखो, तो बगल वाले एक दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और जो आपके लेफ्ट वाले का अगर चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो राइट वाली का भी हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और अगर हम बात करें ऊपर नीचे वालों का, तो चलो इसको फिर से बनाते हैं फटाफट से। ऊपर नीचे वाली क्योंकि इसमें गुम हो गए अभी के लिए, 2 मिनट है हमारे पास, अभी 2 मिनट को हम पूरा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला जो आपका छत है, छत के पास क्या है? क्या छत के पास ऊंचाई हो सकती है? ध्यान से देखिए, छत के पास ऊंचाई नहीं है, छत के पास भी लंबी सी लाइन है जिसको हम कहेंगे लंबाई। और क्या है उसके पास? बताओ, छत के पास एक तो लंबाई है जो मुझे दिख रही है, चौड़ाई इसे हम कहेंगे कि ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा सवाल यहाँ पर, कि ऊपर वाले के पास भी लंबाई और चौड़ाई और नीचे वाले के पास भी लंबाई और चौड़ाई, तो दो और आयतों का क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर भी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अभी के लिए बस आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। इसके बाद इसकी मदद से घनाभ के क्षेत्रफल तक पहुंचना कैसे है वो बहुत ही आसान है, और वो आप काफी आराम से सीख भी लेंगे अगर आपको ये आ गया। उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो काफी आसान है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बच्चों क्लास को रखते हैं यहीं तक। अभी आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो आप क्लास में बने रहेंगे, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।